नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास हम महंगाई पढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि महंगाई किन किन रीजनों की वजह से किन किन पर किस किस तरह का प्रभाव पड़ता है। महंगाई बढ़ने के साथ साथ में किस तरह से वस्तुओं की मांग बढ़ती है और वस्तुओं की मांग बढ़ने के साथ साथ में रोजगार पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, सरकार पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, कि महंगाई किन कारणों से जनित होती है। जिस तरह से हमने पढ़ा था, पहला एक टॉपिक आपने लास्ट क्लास में ना देखी तो आप लास्ट क्लास जाके देख ले, इससे पहले की क्लास। मांग से जनित महंगाई थी, दूसरी थी आपकी लागत जनित महंगाई थी। हमने देखा था कि मांग जनित महंगाई में कि एक वस्तु की पर जब मांग होती है, ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर क्या होता था, आपका डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो आपका इनकम ज्यादा, तो उसके बाद में सब कुछ ज्यादा होने के बाद में महंगे वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट हमने देखा था आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि लागत जनित महंगाई। लागत जनित महंगाई क्या होता है कि आपका जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ में दूसरी वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए जैसे आपका डीजल या पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, डीजल या पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ साथ में तो आपका ऑटो सेक्टर पर क्या हो जाता है कि आपकी कार की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पहले आपका रॉ मटेरियल, कोई भी आपका रॉ मटेरियल का हो रहा था कि आपका 100 रुपीज का रॉ मटेरियल आ रहा था, अब उस पर रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ने के साथ साथ में उस ओवरऑल प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, महंगाई हो जाती है। तो इन सभी चीजों को हमने लास्ट क्लास में देखा। तो बेरोजगारी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बेरोजगारी दर जिस तरह से बढ़ती है तो उस समय पर सरकार को इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को सहन करना होता है। महंगाई को सहन करना क्यों होता है कि एक हमारे इकोनॉमिक्स थे फिलिप्स कर्व, जिन्होंने दिया था फिलिप्स कर्व के माध्यम से उन्होंने एक महंगाई को बताया कि जैसे जैसे किसी भी देश के बेरोजगारी दर को कम करना है तो बढ़ी हुई महंगाई को सहन करना, उस सरकार को सहन करना होगा। तो ये बातें किसने बताई थी, फिलिप्स कर्व के द्वारा। तो आज हम बात करते हैं कि महंगाई को नियंत्रित कैसे करते हैं। जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। आपका सबसे पहला फैक्टर है आपका राजकोषीय नियंत्रण, जिसे बोलते हैं हम फिजिकल कंट्रोल। दूसरा है आपका मौद्रिक नियंत्रण, इसे बोलते हैं हम मॉनिटरी कंट्रोल। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजकोषीय नियंत्रण के बारे में। राजकोषीय नियंत्रण कौन करता है, राजकोषीय नियंत्रण करता है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और मौद्रिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपका आरबीआई के द्वारा। ठीक है। अब महंगाई जब बढ़ जाएगी तो सरकार उन चीजों को, महंगाई को कम करने के लिए क्या क्या करेगी। सबसे पहला पॉइंट होगा आपका भ्रष्टाचार, करप्शन को कम करने की कोशिश करेगी सरकार। की करप्शन को कैसे कम करने की कोशिश करेगी, मान लीजिए आपके पास में किसी भी एक साथ ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है। ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के साथ साथ में पैसे का स्टॉक हो जाता है और मार्केट में फिर उस वस्तु की डिमांड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, तो वस्तु की डिमांड को खत्म कर दिया जाता है। एक साथ पैसे को उस वस्तु को खरीद लिया, इसकी वजह से मार्केट में वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार को सबसे पहले गवर्नमेंट भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका काला धन, ब्लैक मनी को क्या है कि जिस तरह से हमारे कुछ पॉलिटिशियन अपनी करेंसी को फॉरेन में जाके विदेशी बैंकों में जाके जमा कर देते हैं, और उसके साथ साथ में क्या होता है कि उनका पैसा वहां पैसा जमा हो जाता है, तो यहाँ पर पैसे की वैल्यू यहाँ इंडिया में काउंट नहीं हो पाती। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर महंगाई हो जाती है। इस चीज को ऊपर सरकार काम करेगी, ब्लैक मनी को लाने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक अवसंरचना पर सरकार कैसे काम करेगी। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं एवं आपका हाउसिंग, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, अदर थिंग्स, जो कि एक सामाजिक अवसंरचना को बढ़ावा दे सके। जिससे क्या होगा कि महंगाई का एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन यह भी है कि हमारे जो सोशल इंफ्रा को मेंटेन करने के साथ साथ में आपका इकोनॉमिक इंफ्रा
की पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। तो सरकार यहाँ पर भी, यहाँ सोशल इंफ्रा में कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे आपके, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आप संचार, ये सब चीजें, इन सब चीजों पर सरकार काम करेगी, जिससे क्या होगा कि आपका सामाजिक अवसंरचना मजबूत हो सके। नेक्स्ट है आपका HRD यानी मानव संसाधन विकास। क्या होगा मानव संसाधन विकास से, क्या होगा कि जो आपके किसी भी प्रोडक्शन साइकिल में, उत्पादन साइकिल में सरकार करेगी कि जो आपके अनस्किल्स लेबर है उसको स्किल्स करने की कोशिश करेगी, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन की दर बढ़ सके। जिससे उत्पादन की दर बढ़ सके तो मार्केट में डिमांड जिस तरह ज्यादा है तो उस डिमांड को कम किया जा सके। मैंने इसका एग्जाम्पल बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी किसी भी कंपनी में 100 लोग 100 यूनिट तैयार करके दे रहे हैं, इसी तरह से 50 स्किल वर्कर मतलब कुशल व्यक्ति उसी 200 यूनिट तैयार करके दे देते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर यूनिट प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सरकार को बढ़ी हुई जो मांग से जो जनित महंगाई होती है उसको कंट्रोल करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है आपका अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब सरकार इन इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करने की कोशिश करेगी। जैसे आपका मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट पर उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होने के साथ में उसके प्राइस ज्यादा है, तो सरकार कोशिश ये करेगी उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो उनको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन। अब उत्पादन का क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा आपका, एक होता है आपका हम किसी बाहर से आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से आपका इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कुछ चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका एक्सपोर्ट जो ज्यादा होगा, निर्यात हमेशा ज्यादा होगा, आयात हमेशा कम होगा। कम करने का ये सरकार की हमेशा कोशिश रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है आपका जमाखोरी क्या है कि मतलब यह है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट स्टॉक में रख लिया जाता है, स्टॉक में रखने के साथ में क्या होता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कमी हो जाती है और कमी हो जाने की वजह से उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने के साथ को ही हम क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। तो सरकार क्या करेगी, उन जमाखोरी के लोगों को, जमाखोरी पर प्रावधान लगाने की कोशिश करेगी। तो ये पॉइंट थे, मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाए। तो इस तरह की सरकार प्रयास करेगी कि किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, दूसरा पॉइंट है आपका मौद्रिक नियंत्रण यानी कि मॉनिटरी कंट्रोल। मॉनिटरी कंट्रोल कौन करेगी, मॉनिटरी कंट्रोल करेगी वो करेगी आपकी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी कंट्रोल कैसे करेगी कि आपका जो पैसे की लिक्विडिटी है यानी कि पैसे की तरलता, पैसे की लिक्विडिटी को, अगर महंगाई ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगी, मार्केट में अगर पैसे की मात्रा ज्यादा है तो उस पैसे की मात्रा को कम करने की, उस पैसे के करेंसी के फ्लो को कम करने की कोशिश करेगी। अगर कम है तो पैसे की करेंसी को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ये सब काम कौन करती है, आपका RBI करती है। तो यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मार्केट में करेंसी का फ्लो कम करना हो, ज्यादा करना हो, तो वो कौन करता है, वो करती है आपकी RBI। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो यहाँ पर हम बात करेंगे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब इंडिकेटर्स हैं जो हम आगे इन सब चीजों को एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये इन बैंक रेटों के आधार पर RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर RBI अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा मार्केट से लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, और जिस तरह से क्या होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ये प्रोडक्शन साइकिल, एक्सचेंज बढ़ेगा, एक्सचेंज बढ़ने के साथ साथ में आपका सेविंग बढ़ेगी, सेविंग प्रॉफिट तो दोबारा से फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से ये पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी रिवर्स प्रोसेस में दोबारा से घूम जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर हम बात कर रहे थे महंगाई कंट्रोल करने के कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। अब महंगाई को मेजर करने के कुछ इंडिकेटर्स हैं, हम महंगाई के मेजर करने के कुछ इंडिकेटर्स हैं, यहां पर बात करते हैं इन्फ्लेशन मेजरमेंट।
महंगाई मापन सूचकांक। महंगाई मापन सूचकांक कौन से होते हैं? हमारे दो सूचकांक होते हैं आपके, एक ट्रेडिशनल और दूसरा होता है न्यू इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसे बोलते हैं हम परंपरागत, जो आगे लिखा हुआ है परंपरागत सूचकांक, ये होता है आपका नवीन सूचकांक। अब दोनों ही सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेडिशनल सूचकांक। ट्रेडिशनल सूचकांक यानी परंपरागत सूचकांक कौन से थे आपके? सबसे पहला है आपका WPI। WPI का अर्थ है यहां पर होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम थोक मूल्य सूचकांक। और नवीन सूचकांक को क्या बोलेंगे हम? उपभोक्ता यानी कि CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये आपके महंगाई को मापने के दो सूचकांक हैं, जो किसके टाइप में हम पढ़ रहे हैं? आपका ट्रेडिशनल सूचकांक के बारे में। तो एक एक करके हम इन सूचकांक के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका WPI। WPI क्या है? होलसेल, मैं लिख देता हूं एक बार और, होलसेल प्राइस इंडेक्स। हिंदी में बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। इससे महंगाई कैसे मेजर करते हैं? WPI से महंगाई को कैसे मेजर करते हैं? तो कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले इसकी हम पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 10 जनवरी 1942 को। इस सूचकांक को लाया गया था। क्यों, किसके बेसिस पर लाया गया था? कि जो आपका थोक बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं, जो वस्तु है आपका गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत में जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनकी गणना करने के लिए इस सूचकांक को लाया गया था। मार्केट में सबसे पहले 676, अब पहले थी आपकी 435 चीजें थी, जिस तरह से अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे जैसे हमारा टाइम ड्यूरेशन चेंज होने के साथ साथ में टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से आपका इंटरनेट, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीजों को इंक्लूड करके 676 कमोडिटीज, वस्तुओं को, इस वस्तु एवं सेवाओं को इस WPI में शामिल कर लिया गया। इनके आधार पर प्राइमरी वस्तुएं, आपका प्राइमरी वस्तुएं फॉर एग्जांपल आपका जैसे आटा, दाल वगैरह, इन सब चीजों के जो प्राइस, निर्धारित प्राइस के बारे में कि इनकी महंगाई, इनके ऊपर प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस सूचकांक को इंडिकेट करने के लिए कौन मेजर करता है? इसका कंट्रीब्यूशन कितना? WPI क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। 22.110% प्राइमरी चीजों का कंट्रीब्यूशन। इसी तरह से आपका द्वितीयक चीजों का, सेकेंडरी चीजों का कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? जैसे द्वितीयक चीजों में कौन सी चीज आएंगी आपका? जैसे जैव ईंधन आ जाएंगे, जैव ईंधन वगैरह, पेट्रोल डीजल इत्यादि। इनका कंट्रीब्यूशन आपका 14 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट है आपका इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। हालांकि ज्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी नॉलेज के पर्पज से ये सब चीजें बता देता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण से आपका 66% कंट्रीब्यूशन महंगाई के, इन क्षेत्रों से महंगाई को मेजर करने के लिए 66.6% होता है। और इसका जो कैलकुलेशन की जाती है वो की जाती थी आपकी साप्ताहिक, यानी कि वीकली कैलकुलेशन की जाती थी। कि हम देखते थे कि इस सप्ते में इस कीमत, इसकी वस्तु की कीमत ये थी, अब बढ़कर अगले सप्ते में इस वस्तु की कीमत ये हो गई। तो इस तरह से हम महंगाई को यहां से माप सकते थे। नेक्स्ट है आपका, ये पूरे भारतवर्ष में यानी कि ऑल ओवर इंडिया में इसका मेजरमेंट एक ही पैरामीटर से किया जाता था, एक ही सूचकांक से किया जाता था। तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही होता था। तो ये हमने पढ़ा, यहां पर WPI के बारे में पढ़ा, WPI से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका CPI। CPI क्या होता है आपका?
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे बोलते हैं हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या करता है कि जो बाजार में, खुदरा बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में जो परिवर्तन होता है, आपका यहां पॉइंट है आपका खुदरा बाजार, वहां आपने कौन सा पॉइंट था आपका थोक बाजार, यहां पर कौन सा है आपका खुदरा बाजार। यानी खुदरा बाजार में वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में जो चेंजेस, परिवर्तन होते हैं, तो उसके द्वारा हम महंगाई की गणना करने को हम मेजर करते हैं, किसमें, खुदरा बाजार में। अब ये कैलकुलेट जो की जाती है, ये कैलकुलेट की जाती है आपका मासिक बेसिस यानी कि मंथली बेसिस, एक महीने में कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये पूरे भारतवर्ष में अलग अलग होता है। जिस तरह से आपका आपने पढ़ा था WPI के एक होता है, इसका इंडिकेटर एक होता है, लेकिन हमें क्या है कि अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग कंडीशन इसकी पैरामीटर्स होते हैं। वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं हम इनको यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं अलग। सबसे पहला AL से मतलब है आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर लेवल, यानी कि कृषि मजदूरी। कृषि मजदूरी से यहाँ पर CPI एट कृषि क्षेत्र, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो एग्रीकल्चर लेबर है, उनके लिए जो महंगाई की गणना करते हैं। मान लीजिए गेहूं का मूल्य आपका 1500 रुपए प्रति क्विंटल था, अब वो बढ़कर क्या, अब उसका कीमत बढ़ चुकी है यानी कि 1700 रुपए। तो इन सब चीजों को देख कौन कैलकुलेट करता है, वो करता है CPI एट एग्रीकल्चर लेबर। इसी के आधार पर जो न्यूनतम मजदूरी बेसिस, न्यूनतम मिनिमम बेसिस एक्ट जो है आपका न्यूनतम मजदूरी, वो किसके आधार पर गणना, किसके आधार पर, इसी के आधार पर गणना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका CPI एट IW। IW का यहां मतलब है आपका इंडस्ट्रियल वर्कर से, यानी कि औद्योगिक कर्मचारियों से। कर्मचारियों से मतलब है कि तात्पर्य यहाँ पर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो या आपका प्राइवेट एम्प्लॉयड। हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं आपका केवल इंडस्ट्रियल वर्कर से, तात्पर्य यह है कि आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयड से। तो यहाँ पर जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होंगे, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के लिए आपका बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं आपका, जैसे HRA, TA एंड अदर थिंग्स। तो उन भत्तों को महंगाई, आपका महंगाई भत्ता भी होता है। तो उस महंगाई भत्ते को कैलकुलेट कौन करता है आपका CPI एट IW, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर। तो कौन आपका CPI पर कैलकुलेट होता है। तो यहां पर हालांकि ये पॉइंट मैं आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर तरीके से बता देता चलता हूं कि आपका कौन कैलकुलेट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के महंगाई भत्ते को, CPI एट इंडस्ट्रियल वर्कर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसके आधार पर महंगाई भत्ते का, यहां पर देखो पॉइंट आपको नोट हो गया, महंगाई भत्ते का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड को महंगाई भत्ता दिया जाता है वो किसके बेसिस पर, CPI एट IW के बेसिस पर। अब यहां पर है आपका CPI एट अर्बन एंड रूरल, ग्रामीण एवं शहरी लोगों के लिए। जो जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर में, आपके जितने भी आपके प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी लोग एम्प्लॉयज हैं, रोजगारधारी लोग हैं, मजदूर हैं, उनके लिए महंगाई की गणना कौन करता है, उनको उन पर महंगाई का क्या प्रभाव पड़ा, उसकी गणना कौन करता है, CPI एट अर्बन एंड रूरल, यानी कि शहरी एवं ग्रामीण रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है ये, ग्रामीण एवं शहरी रोजगार मंत्रालय के अधीन। तो इसकी महंगाई की गणना कौन करता है आपका, CPI एट UNNE। अब लास्ट बचता है आपका CPI एट RL। RL से यहां तात्पर्य है रूरल लेबर, रूरल लेबर मतलब ग्रामीण लेबर से। तो जितने भी आपके गांव में रहने वाले एग्रीकल्चर लेबर यानी कि कृषि मजदूर, कृषि मजदूरों के लिए महंगाई की गणना करने का काम किसका है आपका, CPI एट रूरल लेबर का काम होता है। इसी के बेसिस पर जिस तरह से सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं, मनरेगा योजना, इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए जो महंगाई का निर्धारण, भत्ते का निर्धारण करना होता है, वो कौन करता है, वो करता है CPI एट RL। जिस तरह से आप देखते होंगे टाइम के अकॉर्डिंग आपका कुछ एक्ट भी, गवर्नमेंट एक्ट भी लाके, मिनिमम बेसिस एक्ट की आपका सैलरी का इतना, मिनिमम सैलरी आपका इतना होगा। तो कुछ ही बिलो पॉवर्टी लाइन ही आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये सब चीजें, कि
आपका पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोग, गरीबी रेखा से ऊपर याचन करने वाले लोगों के लिए महंगाई भत्ते पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका जीवन यापन करने के लिए किस किस बेसिस पर हमारा 33 रुपए, जो व्यक्ति आपका शहर में रहकर 33 रुपए कमाता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आता। इसी तरह से गाँव में अगर वो आपका 27 रुपीज कमाता है तो वो गरीबी रेखा के अंडर में नहीं आता। तो इस तरह के विभिन्न पैरामीटर्स हैं, तो उन सब पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डीप में हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसेप्ट बनाने की चीज़ें हैं, मैं आपको लोगों को केवल वही चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, हमने इस पॉइंट को कंप्लीट किया, आपका ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट है आपका न्यू इंडेक्स यानी कि नवीन सूचकांक। अब इस तरह से नवीन सूचकांक कौन कौन से होते हैं? नवीन सूचकांक पहला आता है पीपीआई। पीपीआई का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स। प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स हिंदी में बोलते हैं इसे उत्पाद मूल्य सूचकांक। उत्पाद मूल्य सूचकांक। अब ये क्या करता है? ये क्या करता है कि जैसे जैसे आपका मान लीजिए कि लागत मूल्य में यानी कि आपका फैक्टर कॉस्ट में अब लागत मूल्य में कुछ परिवर्तन होता है, जिसका असर क्या होता है आपका बाजार की कीमत पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपका जो मार्केट प्राइस होता है वो आपका फैक्टर कॉस्ट और प्लस आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडी, ये आपका इस तरह से मार्केट प्राइस आपका बाजार की कीमत निर्धारित की होती है। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट यानी कि लागत मूल्य में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो उसके आधार पर महंगाई किस तरह से आगे बढ़ती है। तो यहां पर कहने का इसका मतलब है लागत मूल्य में होने वाले परिवर्तन का असर बाजार की कीमत पर जो देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लीजिए डीजल की कीमत पर 1 रुपया बढ़ गया। अब डीजल की कीमत पर 1 रुपया बढ़ गया तो जिससे चलने वाले वाहन व्हीकल्स जो होंगे उनके दाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके दाम पर, मार्केट प्राइस पर, उनके दाम पर ऑब्वियसली बात है कि आपका इफेक्ट होगा कि वो उनके दामों के, जब महंगाई आपका एक डीजल की कीमत बढ़ जाएगी तो डीजल के व्हीकल्स को लोग कम खरीदना पसंद करेंगे, तो इसी तरह से उसके मार्केट प्राइस पर अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पॉइंट HPI, जिसे बोलते हैं हाउस प्राइस इंडेक्स। हाउस प्राइस इंडेक्स से तात्पर्य क्या है कि जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर, रियल एस्टेट वर्कर्स होते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं आवास मूल्य सूचकांक। आवास मूल्य सूचकांक ये क्या करता है कि रियल एस्टेट के सेक्टर में होने वाली जितनी भी महंगाई परिवर्तन, मान लीजिए कोई फ्लैट आपका 10 लाख का था, आज वो उसकी कीमत बढ़कर 15 लाख हो गई, तो इस तरह से रियल एस्टेट में जितने भी रियल एस्टेट के सेक्टरों की गणना कौन करता है? आपका HPI आवास मूल्य सूचकांक द्वारा इसकी गणना की जाती है। लास्ट है आपका SPI। SPI से मतलब है आपका सर्विस प्राइस इंडेक्स, सेवा मूल्य सूचकांक। हिंदी में बोलते हैं इसे सेवा मूल्य सूचकांक। फॉर एग्जाम्पल सेवा मूल्य सूचकांक से तात्पर्य यहां पर है कि आपका जिस तरह से कुछ सर्विसेज, जिस सेक्टर से आपका सर्विसेज में महंगाई इंक्रीज हो जाती है, ये आपका लास्ट लिखा हुआ है कि सर्विस सेक्टर में, आपका सर्विस सेक्टर में महंगाई की गणना करता है आपका SPI सर्विस प्राइस इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल अब से 5 साल पहले आप देखते होंगे कुछ हॉस्पिटल्स या आपका ये सेक्टर्स होते हैं आपके सर्विस सेक्टर्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशनल फीस जो होती थी, मान लीजिए आपका पहले जो चीज़ 10,000 रुपये की होती थी, अब 2015 में अब वो बढ़कर 15,000 हो चुकी है 2020 में। आपको पहले फीस एजुकेशनल एक सर्विस लेने के लिए 10,000 रुपये में पे करना होता था, अब वो चीज़ 15,000 रुपये में आपको पे करना होता। तो जिस तरह से आपका यहाँ पर 5,000 रुपये का जो इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि आपके 5,000 रुपये उसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई, उस महंगाई को गणना करने का काम किसका है? आपका SPI सर्विस प्राइस इंडेक्स, यानी कि सेवा मूल्य सूचकांक।
तो आज की क्लास में हमने ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस किया, महंगाई के बारे में सब कुछ। आज का हमारा यहाँ टॉपिक खत्म होता है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।